डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 63। अब अमन ने उस लड़के का हाथ इतनी सख्ती से दबोचा कि उसकी एक चीख निकल गई। अब अमन ने उस लड़के का गला दबोच लिया और सभी ही लोग वहां जमा हो गए। याना अब रोने लगी थी और सब अमन को उस लड़के से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब उस लड़के की आंखें बाहर आने को थी। और अमन ने दहाड़ कर कहा, हाउ डरे यू टच माई वुमन। तभी कर्नल की वाइफ दिया ने कहा, अमन तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो उसको। और अमन ने गुस्से में उस लड़के को दूर फेंक कर मारा। अब दिया ने अमन के चेहरे को हाथों में लेकर कहा, हो क्या गया है अमन, ऐसे तो नहीं थे तुम। अब कर्नल ने भी अमन को समझाना चाहा, लेकिन अमन अब याना का हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचता हुआ ले आया और दया उसको रोकती रह गई, क्योंकि दया का कोई भाई नहीं था। वो अमन को अपना छोटा भाई मानती थी, क्योंकि एक बार दया का एक्सीडेंट हो गया था और तब दया को अमन ने अपना ब्लड देकर बचाया था। तब से दया ने अमन को अपना छोटा भाई बना लिया था और उसको एक बड़ी बहन की तरह ही प्यार करती थी। और अमन के इस तरह चले जाने से दया बहुत उदास हो गई। अब अमन ने याना को गाड़ी में लाकर पटका और ईशा पीछे बैठ गई। और अब अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। और याना को उसके माथे पर पड़े अनगिनत बलों को देखकर डर लग रहा था। और अब ईशा ने कहा, याना जब तुम्हें पता है अमन को तुम्हारा किसी के नज़दीक जाना पसंद नहीं, तो क्या जरूरत है तुम्हें लोगों से चिपकने की। और याना का खून खोल गया, क्योंकि वो जलती पर और तेल डाल रही थी। अब याना ने गुस्से में कहा, ईशा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना का भाई है और मैं उसको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तब ईशा ने कहा, तभी तो नैना ने सबके सामने कहा था, वो तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती है, उसका भाई तुम्हें पसंद करता है। और याना ने घबरा कर अमन को देखा, जिसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और भी ज्यादा सख्त हो गई थी और वो सामने देखकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो किस तरह बर्दाश्त करके बैठा है। अब याना ने थूक निगलते हुए ईशा से कहा, लेकिन मैंने नैना को क्लियर कर दिया था ना, मैं अक्षय को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। और तभी ईशा ने कहा, लेकिन उसके बाद भी तो अक्षय ने आकर तुमसे बात की थी कैंटीन में, भूल गई। तब याना ने कहा, हाँ लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। और ईशा ने कहा, कब किया था मना, मुझे तो नैना इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तब याना ने कहा, वो क्यों बताती तुमसे। और अब ईशा और याना में बहस छिड़ने लगी। तब अमन ने दहाड़ते हुए कहा, जस्ट शट अप। और वो दोनों एकदम चुप हो गई। अब गाड़ी हवेली में आकर रुकी और अमन अब गुस्से में बाहर निकल कर आगे बढ़ गया और अपना कोट उतारकर सोफे फेंका और रूम की तरफ चला गया। और याना अब अमन के पीछे भागी। अमन प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और अमन सीधा वॉशरूम में घुस गया। कितनी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया, तब तक याना भी चेंज कर चुकी थी। और अमन अब सोफे की बैक से सर टीका कर आंखें बंद करके बैठ गया। और याना को उसकी खामोशी से एक अजीब सा खौफ आ रहा था, क्योंकि अभी तक अमन ने उससे एक लफ्ज नहीं कहा था। और याना को ये भी पता था वो उसको बख्शने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही मन में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, यूं अमन का गुस्सा शांत हो जाए। और याना अब अमन के सामने खड़ी घबराते हुए अमन को देख रही थी और उसके आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। अब अमन ने आंखें बंद करे करे ही याना से कहा, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। और याना इतना सुनते ही स्पीड में भागी और कुछ देर बाद ही याना अमन के लिए कॉफी लेकर आई। तब तक अमन तीसरी सिगरेट जला चुका था। अब याना ने उसकी सुर्ख आंखों को देखते हुए कांपते हाथों से कॉफी का कप दिया और अमन ने उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर एक साइड रखा और याना का हाथ पकड़कर उसको जमीन पर बैठा लिया। अमन सोफे पर बैठा था और याना अब अमन के पैरों में बैठी उसको डरते हुए देख रही थी। अब अमन ने याना का बाजू पकड़ा, वो जिस पर उस लड़के ने हाथ रखा हुआ था। अब अमन ने उसके दूधिया बाजू को देखते हुए कहा, यहाँ हाथ रखा हुआ था उसने तेरे ऊपर। और याना घबराते हुए अमन को देख रही थी। और तभी अमन उस जगह जलती हुई सिगरेट रख दी और याना हल्के बल चीख उठी और फिर वही जलती सिगरेट याना के गले पर लगा दी। और याना बुरी तरह चीख रही थी। अमन ने दांत भींच कर कहा, चीखो जितना मर्जी आए चीखो, क्योंकि तुम्हारी चीखें और तुम्हारे आंसू मुझे सुकून देते हैं। और अब यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ हो चुका है। अब याना ने हिचकियों से रोते हुए कहा, आप मुझ पर यकीन ना करके ईशा की बात पर यकीन कर रहे हैं। अब अमन ने उसके बाल सख्ती से दबोच लिए और याना की एक आह निकली। अब अमन ने उसका चेहरा अपने पास लाकर गुर्राते हुए कहा, यू ब्लडी हुकर, मुझे किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तू किस गंदी नाली की पैदावार है और तूने कितने मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ और तुम इस हद तक गिरी हुई हो अपने फायदे के लिए। तुमने मेरी मासूम बहन को अपने भाई की हवस की बलि चढ़ा दिया।
अगर मैं उसकी शादी ना कराता तो वो इस दुनिया से चली जाती और मेरे पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, लेकिन तेरे लिए और तेरी माँ के लिए ये सब आम बातें हैं। क्योंकि कई कई मर्दों को सेट रखना ये तेरा खानदानी पैसा है। अपनी हवस मिटाने के लिए तुझे एक ना एक मर्द जरूर चाहिए और इसमें तेरी भी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि तू गंदी माँ की गंदी बेटी है। हराम की औलाद जो है तू, तो सीधे रास्ते पर कैसे चल सकती है। और याना आंखों में आंसू लेकर बेयकीनी से अमन को देख रही थी। कैसे वो जहर से बुझे नश्तर याना के कलेजे घोंप रहा था। अब याना को सिगरेट से जले जख्म भी तकलीफ नहीं दे रहे थे जितना अमन की बातें दे रही थी। अब याना ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अमन सिंह शेखावत, माफ नहीं करूंगी कभी आपको, अगर भगवान भी आकर कहेगा ना अपने पति को माफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। याना ने पूरी ताकत से चीखते हुए, अपना खून माफ कर दूंगी, लेकिन ये अल्फाज माफ नहीं करूंगी। अब अमन ने हंसते हुए कहा, तुमसे माफी मांगना कौन चाहता है, अभी तो तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें माफ नहीं किया है। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, कभी ये मेजर तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तुम इस लायक ही हो। अब याना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मांगोगे, जरूर मांगोगे, एक दिन घुटने टेक कर मेरे सामने माफी मांगोगे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। अब अमन ने याना के चीख कर बोलने पर एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर मारा और याना फर्श पर जा गिरी और जमीन पर रखा कप फूट गया और उसके कई टुकड़े याना के हाथ में घुस गए। और अमन ने गुस्से में कहा, दोबारा मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी, समझ गई। अब अमन उसको ऐसे ही फर्श पर पड़ा छोड़कर आकर बेड पर लेट गया और अमन ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो बेहोश हो चुकी है। अब प्रिया ने कहा, हेमंत अब तुम चाहो ना चाहो अब इस लड़की को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भाई ने हमें पूरी तरह फंसा दिया है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है, क्योंकि हमारे डूबते बिजनेस को फिर से ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अब इस शहर की सबसे बड़ी मित्तल इंडस्ट्री जब हमारी है। तब हेमंत ने कहा, हमारी नहीं उस लड़की की है। तब प्रिया ने कहा, बात तो एक ही है, अब वो तुम्हारी बीवी है और पति पत्नी का तेरा मेरा नहीं होता। और हेमंत अपनी माँ को देखता हुआ कमरे में चला गया और पूनम को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया और उसने पूनम से गुस्से में कहा, मेरे बेड पर सोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाओ जाकर सोफे और सो जाओ। और पूनम बिना कुछ कहे खामोशी से सोफे पर लेट गई। अगली सुबह पूनम अपनी घर की तरह सवेरे उठी और किचन में आ गई और सर्वेंट उसको देखती रह गई। तब प्रिया ने पूनम से कहा, जो जॉगिंग करके आई थी, ए लड़की तुम यहाँ किचन में क्यों आई, तुम्हारी लिमिट बस तुम्हारे कमरे तक है और किसी में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता वही चला जाएगा, क्योंकि हमें तुम्हारे घर की तरह राजस्थानी खाना खाने की आदत नहीं है, समझ गई, जाओ अपने कमरे में। और पूनम आंसू पीती हुई कमरे में आ गई। अगली सुबह अमन बिना नाश्ता करे ही चला गया और याना अभी तक वैसे ही पड़ी थी और अमन उस पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गया। और अमन के जाने के बाद इमली कमरे में आई तो याना की ऐसी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई और जल्दी से वो अपने साथ काम करने वाले नौकर मोहन को बुला कर लाए और उन दोनों ने सहारा देकर याना को बेड पर लिटाया। याना बुखार में तप रही थी और मोहन डॉक्टर को बुला लाया। उसने याना के हाथ की पट्टी करते हुए कहा, इतनी चोट कैसे लग गई, खून भी काफी बह गया है। अब मोहन ने कहा, साहब जी, मेम साहब सीढ़ियों से गिर गई और अब डॉक्टर दवा देकर चला गया। ईशा गंगा को, धारा और कविता को अपने साथ जयपुर घूमने के लिए ले गई थी। घर पर बस याना और नौकर ही थे। शाम को याना को होश आया तो अमन के अल्फाज अभी तक याना के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह पड़ रहे थे और याना सोच सोच कर रोने लगी। तब इमली ने कहा, याना दीदी आप अपने घर चली जाओ जब तक इस घर के बड़े नहीं आ जाते। अब याना ने रोते हुए कहा, तुम्हारे साहब मुझे जाने नहीं देंगे। अब मोहन ने कहा, बीबी जी साहब आपको किस बात की सजा दे रहे हैं, आप तो इतनी सुंदर हो, फिर के बाद से। अब इमली ने कहा, ये याना दीदी और साहब के बीच की बात है, तू अपना काम कर। और मोहन वहां से चला गया और याना अब अमन के रूम से पूनम के रूम में आ गई थी। और जब अमन शाम को वापस आया तो याना उसको कहीं नहीं दिखी। अब अमन का गुस्सा कम हुआ तो उसने डाइनिंग टेबल पर बस इमली को खड़े देखकर पूछा, याना कहाँ है। अब इमली ने कहा, साहब जी उनकी तबीयत ठीक ना है, उनको बहुत तेज बुखार है। और अमन को अब सब याद आया। अब वो याना की तरफ भागा, लेकिन तभी पूनम का कॉल आया और अमन ने उससे प्यार से पूछा, कैसी है मेरी बहन। अब पूनम ने भीगी आवाज में कहा, ठीक हूँ भाई साहब। और अमन उसकी आवाज से उसकी परेशानी समझ गया और अमन ने अब पूनम को एक बड़े भाई की तरह समझाते हुए कहा, देख पूनम, मैंने तुझे इज्जत के साथ उस घर तक पहुंचा दिया है, तेरे बच्चे को उसके बाप का नाम दिला दिया है, लेकिन उस घर में अपना अधिकार तुझे खुद लेना होगा। अपने घर में अपनी जगह तुझे खुद बनानी होगी और तुझे किसी से दबने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई ने तेरे लिए इतना कर दिया है कि तू उनको पल भर में उनकी औकात दिखा सकती है, समझ गई।
और बेटा एक बात याद रखना, मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, ठीक है? और फिर तेरे पीछे तेरा भाई खड़ा है, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी तुझे तकलीफ देने की कोशिश की तो काट के रख दूंगा उसे। और पूनम ने मुस्कुरा कर ठीक है कहा और फिर थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन रख दिया। तभी इमली ने अमन को कॉफ़ी का कप देते हुए कहा, काश साहब जी, याना दीदी का भी कोई आप जैसा भाई होता। और इमली वहाँ रुकी नहीं और अमन उसको देखता रह गया। और अगली सुबह जब याना की आंखें खुली तो वो अमन के सीने से लगी हुई थी और याना ने अब खुद को उसकी गिरफ्त से निकाला और फ्रेश होकर किचन में आ गई। इमली ने याना को काम करने से मना किया लेकिन याना नहीं मानी। तभी पीछे से ईशा वहां आई और उसके सामने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी होकर कहा, चच, क्या सोचा था और क्या हो गया? तुमने सोचा था याना अमन की बीवी बनकर इस हवेली में राज करोगी, लेकिन अमन ने तो तुम्हें नौकरानी बना दिया। तब इमली ने कहा, वो रानी हो या नौकरानी सब हमारे साहब के लिए है। उनकी हैसियत फिर भी एक बाहर वाली से तो ज़्यादा है, क्योंकि बाहर वाली को एक दिन बाहर जाना ही पड़ता है। तब ईशा ने इमली के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, यू ब्लडी बिच, 2 टके की नौकरानी। तभी याना ने ईशा का हाथ पकड़कर कहा, माइंड योर लैंग्वेज ईशा, ये नौकर नहीं है, यहाँ सब फैमिली के मेंबर की तरह रहते हैं। और उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है, तुम बाहर वाली हो, तुम्हें एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तब ईशा ने कहा, इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगी, क्योंकि अमन मेरा इतना कहना मानता है, मेरे एक इशारे तुम दोनों उठाकर बाहर फेंक देगा। तब याना ने कहा, मुझे अपने पति पर इतना तो भरोसा है, वो कभी तुम्हारे कहने पर मुझे इस घर से नहीं निकालेगा। अब ईशा ने कहा, अच्छी बात है, आने दो आज अमन को, अगर तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाई तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। आज तुम्हें अमन मेरे कहने घर से निकाल कर बाहर फेंक देगा। और याना ने मुस्कुरा कर कहा, गलत फहमी अच्छी है, वो मुझे कभी नहीं निकालेगा। और ईशा बाहर निकल गई। अब इमली ने याना के भरोसे को देखते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ अमन साहब जी आपके भरोसे की लाज रख ले। एपिसोड 64। अब ईशा ने कहा, अच्छी बात है, आने दो आज अमन को, अगर तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाई तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। आज तुम्हें अमन मेरे कहने पर घर से निकाल कर बाहर फेंक देगा। और याना ने मुस्कुरा कर कहा, गलत फहमी अच्छी है, वो मुझे कभी नहीं निकालेगा। और ईशा बाहर निकल गई। अब इमली ने याना के भरोसे को देखते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ अमन साहब जी आपके भरोसे की लाज रख ले। याना अभी रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी जब उसको कविता और गंगा मासी के बोलने की आवाज आई। इमली और याना भागकर बाहर आई तो ईशा अपना लगेज खींचकर ले जा रही थी। गंगा बुआ और कविता ईशा को रोकने की कोशिश कर रही थी और ईशा पूरी नौटंकी करते हुए बाहर की तरफ भाग रही थी। छोड़िए बुआ जी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना जहाँ मेरी कोई औकात ही ना हो। तब बुआ ने कहा, अरे बेटा, अमन को फोन कर दिया है, उसने कहा है उसके आने तक तुम्हें जाने ना दिया जाए। बेटा एक बार अमन की आने दो, फिर हम तुमको नहीं रोकेंगे। और याना ईशा की इतनी नौटंकी देखकर हैरान हो रही थी। और इमली ने कहा, याना दीदी कितनी नाटक दिखा रही है ये। तभी अमन अंदर आया और ईशा से कहा, ईशा क्या हुआ है, क्यों जा रही हो? अब ईशा ने रोते हुए अपना सर अमन कंधे पर रखा और रोते हुए कहा, अमन तुम्हारी प्यारी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है, ये कहकर इस हवेली की वो मालकिन है, मेरी इस घर में कोई औकात नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। अब याना और इमली आंखों में हैरत लिए ईशा को देख रही थी कि वो कितने धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी। और अमन ने अब गुस्से में याना की तरफ देखते हुए कहा, ये घर इसके बाप का नहीं है, ये मेरा घर है और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं चाहूंगा। अब अमन ने ईशा को चुप कराते हुए कहा, इसकी इतनी औकात नहीं है जो तुम्हें घर से निकालेगी, बल्कि ये खुद इस घर में तब तक है जब तक मैं इसको तलाक नहीं दे देता। तब ईशा ने कहा, लेकिन अमन अभी तो याना तो तुम्हारी बीवी है, उसका पूरा हक है, वो जब चाहे तो मुझे यहाँ से निकाल सकती है। तब अमन ने कहा, ये भले ही मेरी बीवी हो, इसकी औकात इस घर में एक नौकरानी से भी कम है, और अगर इसने तुम्हें निकालने की कोशिश भी की तो सबसे पहले ये यहाँ से खुद जाएगी, वो भी तलाक के पेपर लेकर जो अभी तक मेरे पास ही रखे हैं। तब ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, इसका मतलब तुम मेरे लिए याना को इस घर से निकाल सकते हो? अमन ने कहा, ईशा मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, याना भी नहीं, और तुम वो लड़की हो जिसने मेरी इज्जत तब रखी जब इस याना ने मिट्टी में मिलान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने मेरा तब साथ दिया जब इस याना ने मेरे मुंह पर तलाक के कागज मार दिए थे, इसलिए अब मुझे ये कहने में ज़रा भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए याना को इस घर से निकाल सकता हूँ। और अगर इस याना को अब इस घर में रहना है तो उसको तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी होगी। और याना अब अपने सामने खड़े अमन को बेबसी और पथराए आंखों से देख रही थी। ईसा का कहना ही सही था, अब याना की औकात इस घर में नौकरानी से भी कम है। अब अमन सीने पर हाथ बांधकर याना के सामने खड़ा हो गया और याना से कहा, अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ईशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो
और उससे कहो आज के बाद तुम उसको कभी घर से जाने के लिए नहीं कहोगी। अब याना ने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की या इसको घर से निकालने की, क्योंकि अब मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहती। अब तक मैं यही सोचकर इस घर में रह रही थी, ये घर मेरे पति का है, इस घर को संभाल रही थी, ये सोचकर ये घर मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे अब पता चला मेरी औकात इस घर में एक नौकरानी से भी कम है। आपने मुझे धारा की नौकरानी बताया, मैंने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि धारा बीमार है, लेकिन अगर आप मुझे ईशा की नौकरानी बनने के लिए कहेंगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब याना ने दांत भींचकर गुस्से में कहा, क्योंकि मेजर साहब, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कोई लावारिस या बेसहारा नहीं हूँ जिसका इस दुनिया में आपके सिवा कोई है ही नहीं। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरा पूरा परिवार है, इसलिए आपको मुबारक हो आपका ये घर, आपकी इज्जत और आपकी इज्जत रखने वाली। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। और याना अब अपनी साड़ी का पल्ला संभालती हुई भागती हुई कमरे में आ गई और अमन सीने पर हाथ बांधे उसको जाता हुआ देख रहा था। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब याना अपने कमरे में आई और अपने आंसू साफ करते हुए एक बैग में अपने कपड़े ठूसने लगी और चैन बंद करके बाहर की तरफ चल दी। अब अमन कमरे में आया तो याना अमन की तरफ देखे बिना लगेज को घसीटते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अमन ने कहा, अगर इस हवेली के बाहर एक कदम भी निकाला तो याद रखना वाइफी, तुम्हारी माँ की सिद्धार्थ खन्ना के साथ जितनी भी हॉट वीडियो है वो सब मेरे एक बटन दबाते ही वायरल हो जाएगी। अब अमन आहिस्ता से चलता हुआ याना के सामने आया और उसके आंसू अपने उंगली पर उठाते हुए देखकर कहा, अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ की इस तरह की वीडियो मार्केट में आ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी माँ की और तुम्हारे नानू की? लोग जीना हराम कर देंगे, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तुम्हारा परिवार, और फिर तुम्हारी माँ के पास एक ही रास्ता बचेगा जो हर औरत मजबूरी में उठाती है, जैसे तुमने मेरी बहन को मजबूर किया था। लेकिन उसको बचाने वाला उसका भाई सा अमन था, क्योंकि मेरी बहन मासूम थी, कम उम्र थी, इसलिए धोखा खा गई। लेकिन तुम्हारी माँ तो जवान बेटी की माँ है, और अगर मैं कुछ साल पहले तुम्हें अपने पास ले आता तो मेरे 2-3 बच्चों की नानी भी होती। अब अगर ऐसी औरत की इस तरह की वीडियो वायरल होंगी तो क्या होगा? बस फिर यही होगा, तुम्हारी माँ सुसाइड करेगी और सदमे से तुम्हारा नाना भी जाएगा, क्योंकि इस उम्र में इतनी बदनामी कहाँ बर्दाश्त होगी उनसे। और उनकी तो अभी बाईपास सर्जरी हुई है, और जब तुम्हारी शादी में आ रहे थे बीमार पड़ गए। अब उनको एक सदमे की जरूरत है। खेल खत्म। और याना जो फटी फटी आंखों से अमन की बातें सुन रही थी, एकदम उसके हाथ से लगेज छूटकर नीचे गिर गया और याना अब बुरी तरह से रोने लगी। और अमन ने अब उसके सर को थपथपाते हुए कहा, चलो शाबाश, अब रोना बंद करो, ईशा से माफ़ी मांगो और वापस रूम में मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लाओ। और याना अब रोते हुए नीचे आई और ईशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मेरी क्या औकात है, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगी। और ईशा जो सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हुई अपनी जीत पर मुस्करा रही थी, अब याना से कहा, ये आखिरी बार है, अगर दोबारा मुझे चैलेंज दिया तो घर के बाहर नजर आओगी। और ईशा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई और सब अब ईशा का लोहा मान चुके थे। अब याना अमन के लिए रूम में कॉफ़ी लाए। अमन फ्रेश होकर अपने रूम में स्क्रीन पर न्यूज सुन रहा था, और याना कॉफ़ी आहिस्ता से रखकर वॉशरूम में गई और पूरा गुस्सा वॉशरूम के दरवाजे पर निकाल दिया। उसको इतनी जोर से बंद किया कि अगर कोई कमज़ोर दरवाज़ा होता तो टूटकर नीचे गिर जाता, और उसके इस तरह दरवाज़ा बंद करने पर अमन भी बैग पर उछलकर बैठ गया। अमन ने अब दरवाजे को देखते हुए मुस्कुरा कहा, बहुत गर्मी है इसमें। और अमन अब याना का वेट कर रहा था, लेकिन कितनी देर गुजर जाने के बाद भी याना बाहर नहीं आई तो अमन को कुछ बेचैनी सी होने लगी। अब अमन ने मास्टर की लेकर दरवाज़ा खोला तो याना बाथटब में पानी के अंदर लेटी थी, और अमन ने भागकर उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा तो वो बुरी तरह खांसने लगी और अमन का अब खून खोल गया, ये सोचकर वो खुदकुशी करने वाली थी। अब अमन ने गुस्से में उसका मुंह भींचकर कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रही थी? अब याना ने रोते हुए चीख कर कहा, हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा, नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी जिसमें न इज्जत है न प्यार। अब अमन याना का हाथ पकड़कर खींचकर उसको बाहर लाया और अमन अब अंदर तक कांप रहा था, ये सोचकर अगर आज वो मर जाती तो वो कैसे जी पाता, क्योंकि ये लड़की नहीं जानती थी वो अमन के जीने की वजह है। उसकी दुश्मन भी वही है और दुश्मनेजा भी वही है। और अमन ने अब गुस्से में कहा, प्यार चाहिए तुम्हें तो बताओ मुझे, जब तक तुम चाहोगी तब तक प्यार करूंगा तुमसे, पूरी रात पूरे दिन तुम्हें प्यार करूंगा, इसके लिए मरने की जरूरत है? अब याना ने गुस्से में कहा, आपके लिए प्यार सिर्फ जिस्म की हवस मिटाना है,
लेकिन एक औरत को इस प्यार से ज्यादा अपने पति का साथ चाहिए, इज्जत चाहिए, जो अब आपके दिल में मेरे लिए नहीं रही। अब अमन ने उसके होठों के पास आकर कहा, ये बातें तब नहीं सोची जब तुम अपनी माँ के साथ मिलकर साजिशें चल रही थी, मेरी इज्जत के साथ खेल रही थी। तलाक के पेपर साइन करने से पहले ये ख्याल नहीं आया था। अब याना के पास कोई जवाब नहीं था और वो खड़े खड़े आंसू बहाने लगी। अब अमन ने बेड पर लेटते हुए कहा, कपड़े चेंज करो और बेड पर आओ, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि तुम जानती हो मुझे मेरी बीवी के बिना नहीं आती है। लेकिन याना खड़ी रही। तब अमन ने सख्ती से कहा, आवाज नहीं आई तुम्हें? और याना कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगी। तब अमन ने कहा, यही चेंज करो, अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है, पता नहीं फिर जाकर टब में न लेट जाओ। अब याना ने कहा, मैं आपके सामाने चेंज नहीं करूंगी। अब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, बीवी तुम्हें ये बेकार की शर्म दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अंदर तक देख चुका हूँ, जहाँ अभी तक तुमने भी अपने आप को नहीं देखा होगा, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चेंज कर लो। और याना ने अब नजरें झुकाकर अपनी साड़ी उतारी और एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए और अब वो नाइटी पहनने लगी। लेकिन तभी अमन ने उसके हाथ से नाइटी लेकर दूर उछाल दी और फुर्ती से अपना बनियान उतार कर फेंक दिया। और अब याना की कमर अमन के सीने लगी हुई थी और अमन के दोनों हाथ याना के ब्रेस्ट पर थे और अमन के सुलगते होंठ याना के कंधे पर रखे हुए थे। और अमन अब याना के पीछे खड़ा आहिस्ता से याना के ब्रेस्ट को रब कर रहा था, लेकिन याना बिल्कुल किसी बुत की तरह खड़ी थी। उसके अंदर हर जज्बात मर चुका था और अमन अब अपने सीने में उठते जज्बातों के तूफान में पागल सा होने लगा था। अब याना की कमर को किस करता हुआ उसके नीचे थाई तक आया था और उसके हिप को कभी दबोच रहा था तो कभी बाइट कर रहा था। अब वो एक घुटना जमीन पर टिका कर पंजे के बल बैठ गया और पैशन में याना की कभी थाई को तो कभी उसकी हिप को चूम रहा था। और अमन अब एक झटके से उठा और याना को अपनी तरफ घुमा लिया और उसके होठों पर झुक गया और उसके होठों को पीता हुआ एक हाथ उसकी हिप के नीचे रखा और उसको गोद में उठा लिया। और अमन ने याना के दोनों पैर अपनी कमर के दोनों साइड कर लिए और याना को दीवार से लगा दिया। अब उसके सीने पर झुक गया। अब याना दीवार से लगी अमन से भी ऊपर थी और अमन उसके ब्रेस्ट झुका हुआ उनको ऐसा कर रहा था, कभी दांतों से पुल कर रहा था। और याना को अब जैसे होश आया और उसकी की अब सिसकियां निकलने लगी थी और अमन के अंदर पैशन सा बढ़ने लगा। याना ने अब घबराते हुए कहा, अमन मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तब अमन ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैंने संभाला हुआ है तुम्हें। और याना अपने अब गुस्से में कहा, नीचे उतारो, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और अमन अब उसको गोद में उठाकर बेड पर ले आया और याना ने अब अमन को दूर धकेलते हुए कहा, आप इस गंदी लड़की को छूकर क्यों अपने साफ हाथ गंदे करते हैं। तब अमन ने उसके गले में अपने होंठ रखते हुए कहा, मुझे इस गंदी बच्ची के साथ गंदा होना है। अब याना ने जख्मी हंसी हंसते हुए कहा, आखिर आप भी एक कमजोर मर्द हो जिसने एक हुक्र के सामने घुटने टेक दिए। अब अमन को गुस्सा आया और उसने अपनी जिप खोली और याना का हाथ पकड़ा और याना को जब उस चीज का एहसास हुआ तो वो अंदर तक सुर्ख पड़ गई। अब अमन ने गुस्से में कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मजबूर हूँ इससे, जो तुम्हारे करीब आते ही तुम्हारे अंदर एंटर होने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और याना ने एकदम हाथ खींच लिया और गुस्से में घबराते हुए कहा, आप बहुत बदतमीज और बेशरम हैं। तब अमन उसके होठों के करीब आते हुए कहा, हाँ बहुत हूँ, और अगर अपना कातिल नहीं बनाना चाहती तो मेरा साथ दो, जैसे पहली रात दे रही थी। अब याना ने कहा, उस रात आपकी बीवी आपके साथ थी और आज एक हुक्र, एक नाजायज गंदी नाली की पैदावार आके सामने है और उसको आपके साथ रात गुजारने की कीमत चाहिए। और अमन ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ क्या कीमत चाहिए। और याना के अंदर अमन का अंदाज लावा सा पका रहा था, क्योंकि उसने एक बार भी नहीं कहा था, तुम हुक्र नहीं मेरी बीवी हो। वो एक बार भी अपने कहे लफ्जों पर शर्मिंदा नहीं हो रहा था। तब याना ने कहा, मुझे आपके साथ रात गुजारने के बदले आपके हाथों से मौत चाहिए, मुझे आपसे और अपनी इस जिंदगी से आज़ादी चाहिए। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि अगले 7 जन्म तक आपका साया भी मेरे जिस्म पर ना पड़े। और अमन अब खून बरसाती नजरों से याना को देख रहा था, क्योंकि याना की बातें अब अमन के दिल में किसी भाले की तरह गड़ रही थी, क्योंकि वो तो 7 फेरों में उसके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा चुका था, लेकिन वो उसके साए तक से दूर जाना चाहती थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।